तो आज हम लोग पढ़ेंगे आज के इस सेशन में ग्लोब से संबंधित बातों को। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोब है क्या। ग्लोब में आज के इस बिंदु को जब शुरू से अंत तक आप देखिएगा तो 100% ये समझ जाइए कि ग्लोब से आने वाले किसी भी प्रश्न को आने वाले जीवन में आप जो है आसानी पूर्वक हल कर लीजिएगा। सबसे पहले रियल बात है कि ग्लोब कहते किसे हैं, इसको समझिए। ग्लोब है क्या? तो हमारी पूरी पृथ्वी को, ठीक है, एक काल्पनिक रूप से दर्शा देने के लिए जिस गोलीय ठोस आकृति का निर्माण किया गया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोब। ग्लोब वास्तविक रूप से देखने में आप सबको इस तरीके का ग्लोब आपने देखा होगा, ठीक है। इस ग्लोब में कौन कौन सी मुख्य बिंदुएं होती हैं, क्या क्या होती है और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे, आज के क्लास में भी यही देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। अब यहाँ से देख लेंगे कि कहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, यह ग्लोब जो होता है लगभग देखने में गोलीय होता है, आपने देखा। इसमें जो होगा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक लाइन होती है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब हुआ विषुवत रेखा, जिसको कहते हैं विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा, दोनों नाम है इक्वेटर। यानी यहाँ पर कहा जाए कि ये वाली और ये, तो पृथ्वी पर जो बाएं से दाएं तक खींची गई एक लाइन होती है जो इस पूरे ग्लोब को अर्थात इस पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अब इस विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 0 डिग्री माना जाता है। और यह विषुवत रेखा जो होती है वह इस पूरे पृथ्वी को या इस ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इसमें से इस वाली भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, समझिएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर भाग को इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार से इक्वेटर अर्थात ये विषुवत जो रेखा है, विषुवत या इसका क्या नाम रहेगा? भूमध्य रेखा। विषुवत या भूमध्य रेखा, ये जो रेखाएं होती हैं इसको पृथ्वी को यानी पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटेगी, उत्तरी गोलार्ध और क्या? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब ये उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित यहाँ पर एक बिंदु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित एक बिंदु होगा जिसे ग्लोब का ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ग्लोब का ध्रुव कहा जाएगा। ये चूंकि नॉर्थ में होता है इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और ये नीचे वाला साउथ में रहता है जिसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से इनके दो गोलार्ध होते हैं, ठीक है, दो आपके पास ध्रुव होते हैं। अब समझिएगा, विषुवत रेखा के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, समझ रहे हैं ना, और इसके ठीक नीचे कुछ काल्पनिक रेखाएं इस प्रकार से खींची गई हैं। इसको 0 डिग्री मानते हैं तो इसके ठीक सामने हम 10 डिग्री कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा और ऐसा यहाँ पर कर लीजिए तो यहाँ पर 30 डिग्री, और इस तरीके से लेकर के चलिएगा तो ये 40 और उसी तरीके से ये 50 ऐसे करते चलिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे करते चलिएगा तो ये नॉर्थ में 90 डिग्री एन पर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँचेगा? 90 डिग्री एन पर पहुँचेगा। और फिर जब नीचे आइएगा तो ये सभी के पीछे 9n लगा रहेगा, यानी कि नॉर्थ के लिए। इधर से भी चलिए, इधर से भी चलिए। उसके बाद यहाँ पर 10 डिग्री साउथ चलेगा, उसके बाद 20 डिग्री होगा, और उसी तरीके से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या? 30, 40 और उसके बाद 50 और इसी तरीके से क्या? 60, और यहाँ पर आते आते कुल कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री साउथ की तरफ हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाने वाली जो भी रेखाएं होती हैं वास्तविक रूप से इनको क्या कहते हैं? हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहेंगे? अक्षांश कहते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बोलिएगा, स्पेलिंग बोलीजिएगा। मान लीजिए कि लैटिट्यूड, यही ना, लैटिट्यूड कहा जाता है, तो लैटिट्यूड इसका नाम होता है, समझ रहे हैं। अब देखिएगा, रही बात कि इसमें ये सभी रेखाओं की अपनी कुछ विशेष मतलब क्वालिटीज होती है, विशेष प्रकार की अपनी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें बता रहा हूँ। ये मत समझिए कि सिर्फ ऐसा ही है। ग्लोब को दिखाकर मैं आपको प्रयास करता हूँ बताने की। ये जैसा ग्लोब दिखाई दे रहे हैं, ये तो आप देख रहे हो उत्तरी ध्रुव है,
उसके बाद ये दक्षिणी ध्रुव होगा, और यहाँ पर जो रेखाएं गई होंगी उसको क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे, ठीक है, इक्वेटर कहेंगे। इसके ऊपर जो होगा, जो लाइनें होंगी उसको हम लोग उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, ठीक है ना। इस पर लाइनें जो ऐसे ऐसे खींची जाएंगी, देखिए ऐसा खींचा गया है, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से खींचा गया, तो ऊपर की तरफ खींचे जाने वाली उत्तरी अक्षांश कही जाएगी, और इधर खींचे जाने वाली क्या कहलाएगी, दक्षिणी अक्षांश। जैसा कि आप इसके डिग्री मान देख रहे हैं, यह डिग्री मान जो होगा यह 0 से ऊपर की तरफ कुल कितने 90 चलेगा, और 0 से नीचे तक कितने आएंगे, 90 आएंगे। तो एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है कि बताइए हमारे ग्लोब पर कुल मिलाकर के अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे ऊपर वाली कितनी हो जाएगी 90, और नीचे वाली कितनी हो जाएगी 90। लेकिन यह भी आप जरा सोचिएगा कि यह जो विषुवत रेखा है जिसको इक्वेटर कह रहे हैं, भूमध्य रेखा कह रहे हैं, यह भी तो एक प्रकार की अक्षांश रेखा है ना। इस प्रकार से इसमें एक और अक्षांश रेखा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 181। हालांकि अगर एग्जाम्स में अगर 181 नहीं दे करके 180 दिया गया है, समझ रहे हैं ना, 180 दिया गया है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है, तो आप जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप 180 मार करके आएंगे। लेकिन 181 और 180 दोनों दिया है, वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ आप कुल अक्षांशों की संख्या कितना मानिएगा, 181 मानिएगा। ये समझ रहे हैं। अब देखिएगा, अब यहां से चलते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि यह 10 डिग्री हुआ, 10 डिग्री के ऊपर आपके पास मान लीजिए कुछ मान आएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर एक आता है 20 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री, कितना आता है 23.5 डिग्री। अब ठीक नीचे उस यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर भी एगो 23.5 डिग्री आता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये 23.5 डिग्री क्या है इसको समझिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। और ठीक उसके नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो समझ गए, कर्क रेखा और मकर रेखा समझ गए। पूछा जाएगा कि बताइए कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब समझिए, अब यहाँ पर ठीक उसके बाद 60 के बाद जाएंगे तो यहाँ पर 66.5 डिग्री पर एक और भी हम लोग को आपको डिग्रीज मान मिलेंगे, एक अक्षांश रेखा मिलेगा। फिर ठीक नीचे जब आएंगे तो मान लीजिए कितना था, ये 20 है तो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 और ये 60। तो फिर यहाँ पर करीब करीब थोड़ा सा ये बड़ा होगा क्योंकि 90 डिग्री तक ये जाने वाला है, छोटे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 66 डिग्री 66 डिग्री पर एक और जो है अक्षांश रेखा दिखाई देगा। इस अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक रेखा। देखेंगे अंटार्कटिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिएगा यहाँ पर लिख देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, आप समझिएगा इसको कहते हैं, इसको हटा देते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक। दिखाई दे रहा है ना, अंटार्कटिक अक्षांश कहते हैं या उसका मान कहते हैं। और इधर जो है इसको बोलते हैं आर्कटिक। दिखाई दे रहा है ना, आर्कटिक अक्षांश कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि कुल मिलाकर के एक ग्लोब जो होता है वह देखने में गोलीय होता है। इसके बीचों बीच जाने वाला विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के अक्षांशीय रेखाएं उसे कहते हैं जो क्या करती हैं, ये विषुवत रेखा के समानांतर चल करके चारों तरफ ग्लोब के घूमती है। इनकी संख्याएं कुल कितनी है, 181। किसको लेकर के, विषुवत रेखा पर। अब देखिएगा इन अक्षांशीय रेखाओं का काम क्या है। हमारे पृथ्वी पर जलवायु कैसा रहेगा, तापमान कैसा रहेगा, कब किस प्रकार की घटनाएं होने वाली है, कहां पर कौन सी घटना होगी, इसकी जानकारी देता है अक्षांश रेखा। कौन देता है, अक्षांश रेखा। अब समझिए एग्जाम्स में क्वेश्चन और क्या पूछते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि दो विषुवत रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। मैक्सिमम आप समझ जाइएगा। मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था बोला कि दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ, समझ रहे हैं ना, ये जाती है और वहाँ से कुल मिलाकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक पहुँचे थे ना। भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार। अब समझिए यह जो कर्क रेखा है ना, वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती, 8। क्या आप लोग को मालूम है कि 8 राज्य कौन है, कितने मालूम है। एक बस याद रखिएगा, एक ट्रिक होगा, गुरु के गुराम छी, दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रिक याद रखेंगे। फिर से देखिएगा, भारत में जो ये कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
इसमें से जो हम लिख रहे हैं गुरामछी हैं, झाप त्रिमी, क्या याद रखेंगे? गुरामछी झाप त्रिमी याद रखेंगे, बस इतना भर याद रखिएगा। गुरामछी झापमी त्रिमी याद नहीं रहेगा, गुरामछी झाप त्रिमी। तो ये गुराम से गु से गुजरात होगा, रा से राजस्थान होगा, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ या हाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उसके बाद झा से झारखंड, और उसके बाद प से क्या? पश्चिम बंगाल, त्रि से क्या? त्रिपुरा, और एम मी से क्या? मिजोरम। यानी यही 8 राज्यों से होकर के ये हमारे क्या होती है? कर्क रेखा जो होती है वो गुजरती है, और यह कर्क रेखा जो होती है पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत को क्या करती है? 2 भागों में बांटती है, जिसका शुरुआती बिंदु कौन सी होती है? गुजरात की, दिखाई दे रहा है ना, और अंत निकल जब जाती है तो उस कंडीशन अरुणाचल प्रदेश होते हुए उधर पार हो जाती है, मिजोरम होते हुए। अरुणाचल प्रदेश में हालांकि नहीं जाती है, उसके ऊपर से ये पार होती है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये देशांतर अक्षांश रेखाओं की ये आपके पास बिंदुएं रखा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताइए, नहीं दिक्कत है ना। तो अब देखिएगा, यहाँ से कहा जाएगा कि सबसे ज़्यादा विषुवतीय जो ये अक्षांशीय रेखा के बीच में दूरी कितना आ जाएगी सबसे ज़्यादा? तो 111.3 किलोमीटर वह जो होता है वह विषुवत रेखा पर ही होता है। तो आशा करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार को आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शक नहीं है। अब रहेगी बात कि ये डिग्री मान जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग अंश में भी व्यक्त कर सकते हैं, इसको मिनट में भी व्यक्त किया जाता है, और इसको सेकेंड में भी व्यक्त किया जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना आ रही है। अब समझिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आप समझे होंगे कि गोलार्धों पर ध्रुव पर जो दिन और रात होता है वो 6-6 महीने का होता है। तो पूछा जाएगा कि कहाँ पर, पृथ्वी के किस भाग पर 6-6 महीने का दिन और रात होता है? तो याद रखिएगा ध्रुवों पर होता है। समझ रहे हैं ना। आप पृथ्वी के ध्रुवों पर की बात करेंगे तो भारी मात्रा में बर्फ है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या मात्रा बढ़ने लगी तो पृथ्वी का क्या होगा? तो ध्रुव पर रहने वाले जो बर्फ होंगे वह पिघलना शुरू कर देगा और पृथ्वी खतरे में आ जाएगी। समझ रहे हैं। तो ये थी अक्षांशीय रेखा, और इससे संबंधित हर बिंदु को आपको समझाने की हमने प्रयास किया है। अब आइए देशांतरीय रेखा बताने की कोशिश करते हैं, अगर कोई समस्या नहीं है तो। अब देखिए, हम लोग देखेंगे अब कि पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखा में कोई भी संबंधित अगर बिंदुएं आए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि इसमें कौन सी कहाँ से जा रही है, तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो यहाँ से अब देख लेते हैं हम लोग देशांतरीय रेखा। आप सभी जानते हैं कि यह वाली उत्तरी ध्रुव होती है और ये वाली क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव। समझ लीजिए, जहाँ अक्षांश रेखा जो होती है पृथ्वी की तापमान, वायुमंडल, इनसे संबंधित चीज़ों को बताया करती है, वहीं पर अगर बात करें हम लोग कि देशांतरीय रेखा क्या बताती है, तो देशांतरीय रेखा का प्रयोग मुख्य रूप से पृथ्वी पर उपस्थित रहने वाले कुछ देशों में या पृथ्वी पर टाइमिंग के लिए की जाती है और डेट निकालने के लिए की जाती है। ठीक है, टाइम और डेट निकालने के लिए किस रेखाओं का प्रयोग करते हैं ग्लोब पर या पृथ्वी पर, तो उसका नाम क्या रहेगा? देशांतर। अब आइए देशांतर समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि यह एक यहाँ से इस तरीके से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक देशांतर की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। अब इसको मैं बताऊंगा कि आखिर ये कौन सा देशांतर होगा, कल्पना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, एक यहाँ पर देशांतर आ जाएगी, फिर इसको इस तरीके से देशांतर आ जाएगी और फिर इस तरीके से देशांतर आ जाएगी। आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ जो बीच वाली रेखा है इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। और यह 0 डिग्री देशांतर जो है वह इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के एक शहर है लंदन में, उसमें ग्रीनविच में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? ग्रीनविच में, याद रखिएगा। तो अब देखिएगा, यहाँ से 0 से अगर हम इधर चलेंगे तो ये वाली भाग जो है आपको पश्चिम को दिखाएगा, दिखाई दे रहा है ना, पश्चिम को। और ये वाली भाग क्या करेगा? यानी कि पूरब को दिखाएगा। ठीक है। यानी 0 डिग्री देशांतर जो होती है वह कुल मिलाकर के देशांतरों को, ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। पहला नंबर क्या जो होगा? पूर्वी देशांतर, और दूसरा नंबर क्या होगा?
पश्चिमी देशांतर। जहां वो उत्तरी और दक्षिणी करती थी, यह पूर्वी और क्या करेगी, पश्चिमी करेगी। अब इसको समझिएगा, जब हम लोग इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 15 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक और इसमें हम लोग इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो 15 के बाद अगर मान लीजिए एक और इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं, तो 15 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 60 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब इधर की तरफ चलेंगे तो फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी बातें आएंगी कि यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं इसको। पहली नंबर क्या आ जाएगी 15 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद क्या 45, उसके बाद क्या 60, और उसके बाद ये 75 और ये 90 डिग्री। तो इस तरीके से इधर रहने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर कहेंगे, और इधर रहने वाले को क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर कहेंगे। समझ रहे हैं? अब बात समझिएगा, जो ये बीच वाली है वह क्या कहती है, 0 डिग्री देशांतर। जहां तक अगर बात करेंगे अक्षांश में जो विषुवत रेखा थी वह ग्लोब को कितने भागों में बांट रही थी, 2 भागों में, लेकिन उसका विषुवत रेखा ही केवल बांट रहा था, ठीक है, 2 भागों में। लेकिन ये जो देशांतर है, कोई भी देशांतर आप उठाइएगा तो कोई भी देशांतर जो एक देशांतर जो ऐसे राउंड होकर के ग्लोब को 2 भागों में बांट देगी। इसमें कोई विशेष एक अलग से कोई बिंदु नहीं होता है जो ग्लोब को 2 भागों में देशांतर के रूप से बांट पाए। इसका प्रयोग क्या कहाँ करते हैं हम लोग, देशांतर रेखाओं का समय निकालने के लिए, और फिर क्या निकालने के लिए बताइए, तिथि निकालने के लिए। जैसे कि ग्लोब को दिखा कर देखते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ऐसे मिलने वाली को अक्षांशीय रेखा कहते हैं, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे मिलने वाली को इधर से जब मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। अगर इस देशांतर को अगर हम लोग ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना, इस देशांतर को अगर हम लोग ले लेते हैं तो याद रखिएगा ये देशांतर ऐसे गई तो इधर भी गई होगी, ठीक है। तो ऑलरेडी ये ग्लोब को कितना 2 भागों में बांट देगी। अगर यहाँ से भी आप लीजिएगा तो इधर से इधर लेकर के 2 भागों में बांट देगा। अगर आप इधर से लीजिएगा तो इधर से इधर लेकर के 2 भागों में बांट देगा। यानी किधरों का कोई भी देशांतर आप उठाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, यह कुल मिलाकर के क्या करेगा, 2 भागों में बांटेगा ही। समझ रहे हैं ना? तो देशांतरीय जो रेखा होती है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। किधर, ये पूरा पश्चिम नहीं, उत्तर दक्षिण। अब समझिएगा, इधर वाला कुल कितने हो जाएंगे 90, और इधर वाले कुल कितने हो जाएंगे 90। ये तो फ्रंट वाले भाग हुए ना, समझ रहे हैं आप लोग? समझिए पहले, ये मान लीजिए कि हम यही वाला चित्र बनाए हैं, इतना भर वाला क्या किए हैं, चित्र बनाए हैं। तो इधर यहाँ से इधर आए हैं 90, इधर से इधर गए हैं तो कितना 90, यानी 90 ये और 90 ये, कुल मिलाकर कितने 180 हुआ। तो बताइए 180 अगर आगे हुआ इस ग्लोब की, तो अगर घूम करके दिखाऊं तो बोलिए इधर कुल कितने हैं, तो बताइए 180 और है ना। तो कुल मिलाकर के बोलिए इस ग्लोब पर कुल कितने देशांतर होंगे। यस, अब पता चल गया। तो यहां से देख लेंगे, सामने की तरफ 180 देशांतर और पीछे की तरफ 180 देशांतर, कुल मिलाकर के 360 देशांतर। यानी जो हमारी पृथ्वी है वह गोलाकार है और गोल वस्तुओं पर ही 360 डिग्री की कोण का निर्माण होती है, इस बात से पता चलता है। समझ रहे हैं? अब आइए इस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि यह मान लीजिए कि हमने 15-15 पर लिया है। 15 क्यों लिया है इसको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह जो अगर 2 देशांतर ले लेंगे ना, 2 देशांतर जो एक दूसरे के पास है, उन 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का फर्क रहता है। कितने मिनट का फर्क रहता है? 4 मिनट का। अब देखिएगा, जब हम पूरब में जाएंगे तो ये 4 मिनट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब पश्चिम में जाने की कोशिश करेंगे तो ये 4 मिनट क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हैं? यही कारण है कि जो हमारा भारत था ना, यहाँ पर जैसे माने कि भारत कहाँ था, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर, है ना, हमारा भारत यहीं पर था, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर। और जब भारत बना यहाँ पर तो ठीक इसके बगल में पाकिस्तान था। समझ रहे हैं? तो भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहे थे, हालांकि हो रहा है 15 अगस्त को ही, लेकिन चूंकि यह क्या था, हमारे पश्चिम में पड़ता था और कुछ देशांतर ये पीछे हो गया, इसलिए उसका एक दिन कमे रह गया, हम लोग एक दिन आगे निकल गए थे। समझ रहे हैं? इसलिए वो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 तारीख को मनाता है, हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, 15 को मनाते हैं। यही कारण है, देशांतरों का खेल है। अब समझिए, अगर 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट की गैपिंग होती है, तो बताइए 60 मिनट की गैपिंग करने के लिए 15 देशांतर चलेंगे, तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, यानी 60 मिनट कर लेंगे तो आप देख लीजिएगा कि 15 कुल 15 देशांतरों की मतलब अलगाव को 1 घंटा कहा जाता है। कितना कहा जाता है? 1 घंटा। तो मान लीजिए 1 घंटा, तो कुल मिलाकर के दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना। दिन, एक दिन कितने घंटे का होता है, 24। तो 1 घंटे में अगर 15 डिग्री बनता है तो 24 घंटे में देखना चाहिए कि कितने डिग्री बन जाएगा। ये 300 कितना बन जाएगा, 60 डिग्री।
इस प्रकार इस पूरे पृथ्वी पर रहने वाली जो भी टाइमिंग है उसको 24 जोनों में बांटा गया है। यानी पृथ्वी पर ग्लोब पर रहने वाले कुल टाइम जोन कितनी है, तो आंसर कितना होगा 24 जोन है। ठीक है, और एक जोन में कितने डिग्री आएंगे, 15 क्या आएंगे, डिग्रीज आएंगे। समझ रहे हैं ना, यानी 15 देशांतर आ जाएगा 1 घंटे में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप समझ लीजिएगा, इधर चलेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। अब जरा सोचिएगा, जैसे कि हम लोग ऐसे खड़े हैं, नेपाल हमारे इधर है ना, है इधर है ना, तो इधर है तो आप समझ जाइए इधर पूरब की तरफ चल रहा है, और आप समझते हैं कि पूरब की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, मान बढ़ता है, समय क्या होती है, बढ़ती है। आप पश्चिम की तरफ, पाकिस्तान इधर है, पाकिस्तान इधर है ना, तो इधर जब जाएंगे तो ये पश्चिम हो गया, पश्चिम की तरफ क्या होगा, घटेगा, और जब पूरब की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए जब हमारे देश में 10 बजा होता है, पौने 10, तब पौने 10 अगर भारत में अगर बजा हुआ है, तो ये कहता है, नेपाल कहता है कि अहिला दिन का 10 बजल, मतलब क्या, 10 बज गया, तो हमारे घड़ी में पौने 10 और उसके घड़ी में कितना, 10 बज गया, यानी कि हमारे पूरब में है। तो अब आप बता सकते हैं कि कितना देशांतर लगभग इधर है, तो लगभग 4 देशांतर है ना। एक देशांतर में 4 मिनट आता है, तो 4 चौक का 16 मिनट हुआ ना, तो 15, लगभग 4 देशांतर हमने किधर है, पूरब है। और ये हम लोगों से आधे घंटे क्या होते हैं, पहले रहते हैं, माने ये तो हमसे आगे रहते हैं, ये हमसे आगे रहते हैं, और ये हमसे क्या रहते हैं, पीछे रहते हैं। इस प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा और इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलिए, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब जरा देख लीजिएगा, इन देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इन देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम करते हैं क्या निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए और तिथि निकालने के लिए। चलिएगा, तो अब हम लोग कि कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समय मापन जो होती है उसको देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समय मापन कैसे करेंगे। 1884 ईस्वी का वो एक वर्ष था, वाशिंगटन में एक क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, समझिएगा 1884 में एक वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ, और उसमें निर्धारित की गई कि किस देशांतर को हम लोग टाइम लाइन माने और किसको जो है डेट लाइन माने। ठीक है, उसमें कहा गया ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है, इसके ठीक सामने पीछे की तरफ क्या होगा, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस तरह समझिए। तो पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, यह जो है ना, यह 0 डिग्री देशांतर को उन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन माना। समझ रहे हैं, और यह कहाँ है, ग्रीनविच में। और कहाँ ग्रीनविच में है, ये लंदन में, ब्रिटेन की लंदन में ग्रीनविच एक शहर है, या ग्रीनविच एक जगह है जहाँ से यह गुजरती है। समझ रहे हैं, और वहीं से पूरे विश्व का या ग्लोब पर आधारित रहने वाले समयों को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब समय कैसे निर्धारित करते हैं इसको मैं बताऊंगा, जैसे किस प्रकार से निर्धारित करेंगे इसको समझिए। जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो इधर जाएगा वह आगे होगा, समय क्या होगा, आगे होगा, जो इधर आएगा वो समय क्या होगा, पीछे आएगा। हमारा भारत कहाँ है, यहाँ पर है, तो पता होना चाहिए कि भारत की देशांतरीय जो विस्तार है वो कितना है। तो रियल उसको छोड़ दीजिए, जो देशांतरीय जो रूप है तो वो है 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री, और वो किधर है, पूरब की तरफ है। तो 82.5 में हम लोग गुना करें कितने से, 4 से। 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास 165 आएगा ना, ये गुना करेंगे तो देखिए 164 प्लस 165 हो जाएगा। अब बट्टा में कितने करेंगे, 2 और मल्टीपल 4 करेंगे तो 2 से कट करके 330 आएगा ना। ये 330 का मतलब वो घंटा में चेंज करिएगा तो 5 घंटा कितने आएगा, 30 मिनट। तो अब बताइए हम लोग किधर हैं, पूरब की दिशा में है ना, तो हम आगे होंगे ग्रीनविच से कि पीछे होंगे ग्रीनविच से, हम लोग ग्रीनविच से आगे हैं। यानी कि हमारे देश की जो टाइमिंग है वो ग्रीनविच यानी कि मानक तिथि जो ये आपका समय रेखा है उससे 5.5 घंटे क्या है, आगे हैं। समझ रहे हैं, और जो इधर वाला होगा वो उतना, मान लीजिए 82.5 डिग्री अगर इधर कोनो देश है तो वो उससे 5.5 डिग्री क्या होगा, कम होगा। अब समझिए कैसे, अगर ब्रिटेन में 5 बज रहा है, मान लीजिए कि ब्रिटेन में 4 बज रहा है, समझ रहे हैं ना, ब्रिटेन में अगर 4 बज रहा है तो भारत में कितना बज रहा होगा, भारत में बज रहा होगा, इसमें जोड़ दीजिए 5:30, तो कुल मिलाकर के कितने आ जाएंगे, भारत में बज रहा होगा 9:30। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और अगर कोनो देश इधर है तो उसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और नहीं समझ रहे हैं,
कोई दिक्कत आ रही है? इधर बढ़ेंगे तो क्या होती है, पूर्वी और दक्षिणी देशांतर की बात आती है। अब जरा समझिएगा, अब क्या रहता है कि अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम करें तो 12 घंटे की अंतर 180 डिग्री पर आएगी। कितने पर आएगी? 12 घंटे की अंतर कितने पर आएगी? 180 डिग्री पर 12 घंटे के अंदर। कोई देश अगर यहाँ है तो ठीक उसके बगल में, जैसे मान लो यहाँ पर है तो उसके ठीक पीछे वाले भाग में क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री का मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये 25 तारीख है तो या तो वो हमसे क्या होगा, मतलब आगे होगा, नहीं तो पीछे होगा। तब आगे कब होगा और पीछे कब होगा, इसको समझिए। समझ रहे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा। अब रही बात कि भारत में क्या कहीं है, भारत में कोई स्थान है जहां से हम लोग निकालते हैं? तो भारत में जो ये आपके पास 0 डिग्री देशांतर है वह मुख्य रूप से जाती है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक नैनी जगह है। क्या नाम है उसका? नैनी। उसी नैनी से होकर के जाती है और यह हमारे भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरा करती हैं। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। इस 5 राज्यों को याद रखने का तरीका, ओ दिखाई दे रहा है ना? ओ बोलिए, इसमें कुछ थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास ओ उमछी, याद रखा ना? ओ उमछी आ, ये देखो याद रखिएगा तो हो जाएगा। ओ उमछी आ, देख लीजिए। ओ से हो जाएगा उड़ीसा, क्या बोलेंगे? ओडिशा बोलते हैं इसको। ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं ना? म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आ छ से आप समझती हैं छत्तीसगढ़। अब आ से समझते हैं आंध्र प्रदेश। यानी भारत की जो टाइमिंग लाइन है, जो ये ग्रीनविच रेखा आती है 0 डिग्री देशांतर, जो होती है मुख्य रूप से हमारा टाइम निर्धारण कहाँ से होता है? इलाहाबाद के कहाँ से? नैनी से, जो ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। और ये जो रेखाएं हैं वो भारत के 5 मतलब राज्यों से होकर के गुजरती है। उसमें क्या है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या? आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आप समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझिए आगे, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन, ठीक ना? अब आ जाइए, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। देख लीजिएगा, अगला बिंदु होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। समझिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, समझ रहे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? जैसे 0 डिग्री देशांतर जो है उसको याम्योत्तर भी कहा जाता है, प्रधान याम्योत्तर। तो प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है जहां से टाइमिंग पूरे विश्व की मापी जाती है। उसी से कुछ लोग पीछे रहते हैं और कुछ लोग आगे रहते हैं। जो लोग इधर हो जाएंगे वो पीछे हो जाएंगे, जो इधर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आगे हो जाएंगे। अब रही बात कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये बात समझ में आ रही होगी कि 0 डिग्री अगर हो गया तो 180 डिग्री आएगा उसके ठीक विपरीत में। तो 180 डिग्री जो होगा देशांतर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण कब हुआ? 1884 में। कहाँ पर? वाशिंगटन के सम्मेलन में, ठीक है? अब देखिए अजीब सी चीज़ें आएंगी, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची गई, ऐसे खींच करके ले करके आई गई, तो देशांतरीय जो था ऐसे सीधे खींचा गया। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचा जा रहा था तो बड़ी समस्या आई। मान लीजिए कि कुछ शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ पर अंटार्कटिका जो महासागर है वहीं से लेकर आते हैं। यहाँ पर जैसे आया तब तक साइबेरिया नामक एक क्या है? देश है, वो ऐसे पड़ जाता है, समझ रहे हैं? यहाँ पर एक है अलास्का, क्या है? अलास्का है। अब बताइए अलास्का की सीमा यहाँ तक आती है और यदि यह तिथि रेखा यहाँ से गुजर जाए तो आप जरा सोचिए, एक ही देश में 2 तिथि होगा ना? एक ही देश में 2 तिथि होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, यहाँ पर पहुंचिएगा तो ये वाली भाग क्या होती है आपकी? ये आपका ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट। और ये वाली भाग क्या होती है? वेस्ट होता है। जब ईस्ट की तरफ आप चलिएगा तो जो दिन होगा उससे 1 दिन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और इधर जब आइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब पहुंच करके जो 180 डिग्री देशांतर है, अब उस पर पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ आइएगा तो 1 दिन जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर अभी रविवार है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या होगा? सोमवार होगा। अगर कोई जहाज, समझ लीजिए, अगर कोई जहाज इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पहुंच जाता है, समझ रहे हैं ना? आप पहुंच करके अगर वो पश्चिम के दिशा में चलना शुरू कर देता है तो अगर आज रविवार है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर चल करके
चलना शुरू कर दे पश्चिम की तरफ तो सोमवार हो जाएगा। जैसे कदम वो बढ़ाएगा आगे, सोमवार में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर पहुंच करके अगर सोमवार को पहुंचा है यहाँ पर, तो इधर जाएगा तो अगले दिन मंगलवार होना चाहिए, नहीं, वो रविवार हो जाएगा, अब घट जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जब ऐसे गुजारी जा रही थी, समझिए, तो अगर मान लीजिए कि इस देश से ऐसे चले जाए सीधे, ये साइबेरिया को अगर इसने कट कर दिया होता, समझ रहे हैं ना आप, अगर साइबेरिया को ये कट कर दे तो कंडीशन तो बहुत खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और वो कंडीशन क्या हो जाएगा बता रहा हूँ। वो कंडीशन ये होगा कि इसी देश में एक दिन सोमवार भी होगा और रविवार भी होगा। तो बताइए, एक ही देश में दो प्रकार का टाइम लाइन होगा, दो प्रकार की डेट होगी। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, ऐसे लाया जा रहा था, ऐसे क्या कर दिया, घसका दिया गया। थोड़ा सा मान लीजिए ऐसे घसका लिया गया, फिर ला करके ऐसे कर लिया गया। फिर जब इधर की तरफ आए तो कुछ देश ऐसे मिले जिनके साथ वही हाल था, तो उस समय ऐसे ऐसे घसका करके फिर इनको सीधा कर लिया गया है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, वो सीधा नहीं किया गया है, उसको ऐसे घुमा घुमा लिया गया है, जिससे कि कोई कोई देश मतलब अलग, इसकी सीमाएं जो है अलग भी रहे, काटा न दे, दोनों आकर के मिल न जाए। कल के डेट में ये देश न समझे कि नहीं अलास्का या फिर जो अन्य देश है वो मेरा ही पार्ट है, क्योंकि हमारे दिन की तरह चलता है। बड़ी सोच समझ करके गुजारा गया है, इसको बनाया गया है। तो आशा करते हैं कि ये भी बिंदु आपको समझ में आई होंगी। 360 डिग्री होते हैं कितने, ये देशांतर होते हैं, एक तरफ 100 कितने 80, दूसरे तरफ कितने 180। इनका प्रयोग क्या करते हैं, समय निकालने के लिए और तिथि निकालने के लिए। जब हम लोग 0 डिग्री देशांतर का प्रयोग समय निकालने के लिए करते हैं, जो कि ग्रीनविच से होकर के जाती है, लंदन में उपस्थित है। जब पूरब की तरफ बढ़ते हैं 4 डिग्री एक देशांतर पर आता है, 15 डिग्री पर कितने आते हैं, 1 घंटा आता है। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से 360 डिग्री 24 से गुना करने पर प्राप्त होती है। यही कारण है कि पूरे विश्व की मानचित्र पर टाइम जोनों को 24 घंटा में बांटा गया है। बोलिए, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने को बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, जो कहीं कहीं सीधे चली है और कहीं कहीं जब उसके सीमा का अलगाव होने लगा है या कुछ गलत होने लगा है तो उसको कुछ मोड़ भी ली गई है। समझ रहे हैं ना? अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हम लोग पूरब की तरफ चलेंगे तो 1 दिन घटाना पड़ता है, आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 1 दिन क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। अगर कोई जलयान यहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ से पहुँचेगा तो अगले दिन पश्चिम चलेगा तो 1 दिन जोड़ लिया जाएगा, अगर फिर पूरब चलता है तो 1 दिन घटा लिया जाएगा। समझ रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक आता है लोकल टाइम, समझिए। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हुआ, अब लोकल टाइमिंग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं लोकल टाइमिंग क्या होती है। लोकल का मतलब क्या होता है? सामान्य टाइप का होता है। तो सामान्य टाइमलाइन क्या होता है, ये टाइमलाइन किसे कहते हैं? जब सूरज किसी देश का, सुनिएगा, किसी देश का वह स्थान जहां पर सूरज लंबवत अधिकतम चमकता है, लंबवत रूप से पूरा खड़ा हो जाता है, ठीक है, वह उसका अंतिम स्थिति, किसी देश का वह अंतिम सीमा जहां पर लंबवत सूरज आकर के रखता है, उसको लोकल टाइम कहा जाता है। क्या कहता है? लोकल टाइम। समझिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर हम इस भारत के नक्शे को अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, अगर इस तरीके से, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थोड़ा छोटा, बहुत छोटा से ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये है तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। आप सभी जानते हैं कि इस वाले भाग को गौरमोता कहते हैं, पढ़े थे ना उस दिन, गौरमोता, और इसको क्या बोलते हैं, किबिथु कहते हैं ना, ये किबिथु है। तो अब देखिएगा, सूरज इधर से तो निकलेगा नहीं ना, उत्तर से निकलता है सूरज, नहीं ना निकलेगा। सूरज दक्षिण से भी नहीं निकलेगा, सूरज क्या निकलेगा, पूरब से निकलेगा। ये वाली पूरब है, ये वाली पूरब से निकलेगा और पश्चिम में क्या हो जाती है, अस्त हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। समझ रहे हैं? पृथ्वी कैसे घूमेगी, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ऐसा इसलिए होता है। तो जब आपने इसको ऐसे कर दिया तो हमारे देश की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा लंबवत पड़ता है और दक्षिणी सीमा गुजरात है, वहाँ पर लंबवत पड़ता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से यहाँ जो है ना कुल 2 घंटे का अंतर आता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर आता है। तो 2 घंटे का मतलब आप बताइए जरा कि इसमें कुल कितने देशांतर काम कर रहे होंगे, बताइए तो, कुल कितने देशांतर होंगे कि 2 घंटा हुआ होगा?
15 देशांतर का मतलब 1 घंटा होता है। कितना होता है? 1 घंटा। तो आप बताइए 30 देशांतर का मतलब क्या होगा? 2 घंटा। तो हमारे भारत में पूर्वी से पश्चिमी तक याद रखिएगा 30 देशांतर काम करेगा तो हमारे भारत ये कंप्लीट होगा। यानी आप ये समझ लीजिए इससे कि 180 जो देशांतर है उस 360 उसमें से 30 गो तो हमारे भारत से ही होकर के चलेगी, उसी में से इस प्रकार से आता है। आशा करते हैं कि ये सारी बिंदुएं आपको समझ में आई होंगी, अक्षांश से, देशांतर से, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई शक नहीं होगा। अगर इसके बाद भी कोई आपको दिक्कत हो जाती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही सा, और समझ गए होंगे, एक बार 2 बार वीडियो को पॉज करके और रिवर्स करके चला लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जय हिंद।